Hello friends, welcome on my YouTube channel. In previous lecture, we have discussed about carbon, its presence in environment and the allotropes of carbon, in which we have discussed the diamond. Now we are going to discuss the graphite. तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट जो है वो ग्रीक वर्ड ग्रेफो से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है लिखना। तो हमने देखा है कि जो पेंसिल के अंदर पतली छड़ होती है, जिसको हम लीड कहते हैं, जिससे लिखते हैं, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु इस तरह से अरेंज रहते हैं जिससे कि अनेक समतलीय परतें होती हैं। अब जैसे कि जो कार्बन होते हैं इस प्रकार उसमें व्यवस्थित रहते हैं कि प्रति अंदर का जो प्रत्येक कार्बन होता है वो 3 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट क्रिस्टल में कार्बन जो परमाणु होते हैं वो खटकोणीय रिंगों से बनी अनेक परतें होती है। मतलब कि यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से क्या होता है ना कि बहुत से लेयर्स होते हैं इसमें। अब जैसे हम यहाँ पर एक बनाते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, इस तरह से अगर ये बना है तो ऐसे ऐसे करके फिर ये नीचे भी इसकी लेयर होती है। ओके, इसी तरह नीचे भी लेयर होती है। तो ये लेयर वाइज ये बना होता है। परतों के मध्य जो लेयर होती है उनके मध्य जो होता है इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो थोड़ा वीक होता है। वीक होने की वजह से ही जो ग्रेफाइट होता है वो चिकना होता है, नरम होता है और स्नेहक होता है। तो हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ ले कि जो ग्रेफाइट होता है वो मुलायम एवं चिकना पदार्थ है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज टू मेक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मीन्स जो हम देखते हैं कि जो बैटरी में प्लस और माइनस वाला चार्ज होता है, हमें पता है यही कैथोड और जो एनोड होता है इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो बना होता है ग्रेफाइट का। इसकी और एक प्रॉपर्टीज होती है कि जिस तरह से जो भी कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टीज होती है कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो इस तरह जब ग्रेफाइट भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कार्बन जो परमाणु होता है वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, षटकोणीय संरचना होती है। बॉन्डिंग एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इट कन्वर्टेड इनटू डायमंड। जिस डायमंड से हम को काटा जाता है उसमें जो कटर प्रयोग किया जाता है और कई औजारों में प्रयुक्त जो हीरे प्रयोग किए जाते हैं काटने के लिए, वो ग्रेफाइट से ही बना होता है। जब हम ग्रेफाइट को अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू डायमंड विच इज यूज्ड टू कटर। अब हमारा लास्ट है C60 बकमिंस्टर फुलरेन। C60 और C70 इसमें की कार्बन के 70 एटम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 20 6 सदस्य वाले होते हैं तथा 12 5 सदस्य वाले इसमें रिंग पाए जाते हैं। जो 20 होते हैं, जो 6 मेंबर वाले मतलब जो कार्बन होते हैं वो 6 अन्य कार्बन के साथ इसमें कनेक्टेड होते हैं। तो ये 20 होते हैं, और जो 5 होते हैं जिसमें कि जो 12 होते हैं, जो 5 मतलब एक कार्बन से 5 अन्य कार्बन, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटागोनल होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि मैटर पदार्थ, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 क्लासिफिकेशन है। पहला है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। कार्बनिक हमारा होता है जैसे ऑर्गेनिक, और जो अकार्बनिक है उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। ये दोनों क्या होता है, जो हमारे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो सजीवों से प्राप्त होते हैं, जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे चीनी, यूरिया, एल्कोहल, सिरका, ये सब हमारे क्या हो गए, कार्बनिक कंपाउंड हो गए। कार्बनिक कंपाउंड में हमारा कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट होता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं जैसे जो निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को इनऑर्गेनिक कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया NaCl, HCl, CO2, CaCO3। इसमें कार्बन है और इसमें भी कार्बन है, बट ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है क्योंकि ये क्या हो रहा है, हमारे निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध है। ओके, तो हमने पढ़ लिया है कि कार्बनिक और जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनसे जो चीजें प्राप्त होती हैं वो हमारे होते हैं ऑर्गेनिक। और जो चीजें हमारी नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होती है, जो निर्जीव पदार्थों से जो चीजें हमें मिलती हैं वो होता है हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे NaCl, HCl, CO2, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर
एक नोट है, जैसे 1828 ईस्वी में व्हीलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। ठीक है, तो जो हमारा कार्बन कंपाउंड है वो यूरिया, अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे सजीवों से जो प्राप्त होता है वही कार्बनिक कंपाउंड होता है, बट यहाँ पर प्रथम बार क्या हुआ कि कृत्रिम तरीके से जो चीजें बनाई गई, कार्बनिक यौगिक जो बनाया गया वो था यूरिया, जो कि जो अमोनियम साइनेट है उसको हीट करने के बाद यूरिया को बनाया गया था। इसको गर्म करने के बाद अमोनियम साइनाइड को गर्म किया गया था जिससे कि यूरिया बना था। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो बेसिकली यही है कि जो हमारे लिविंग थिंग्स से पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स से जो पाए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जैसे कार्बन है तो कार्बन या तो वो किसी और एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, CaCO3 हो गया, बट ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का प्रेजेंस होता है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और इसमें दो क्लासिफिकेशन है। पहला है सैचुरेटेड जिसको हम संतृप्त कहते हैं और दूसरा है अनसैचुरेटेड जिसको हम असंतृप्त कहते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो उसमें आता है अल्केन। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज मतलब एक तरह से ये स्ट्रक्चरल इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, यहाँ N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स होता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स 1 है तो हम यहाँ पर अगर रखें तो ये आ जाएगा CH4, इसको हम मीथेन कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इसको हम इथेन कहेंगे। फिर है अनसेचुरेटेड असंतृप्त, इसमें दो तरह के होते हैं, अल्कीन होता है और अल्काइन। ये हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये जो अल्केन होता है इट मीन्स ये अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जो अल्काइन होता है उसमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n C2H4। अगर कार्बन के दो एलिमेंट है मतलब कार्बन के दो एटम्स हैं तो C2H4 हो जाएगा जो एथिलीन है। और अल्कीन जो है इसमें मेथिलीन नहीं होता है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर यहाँ पर आप कार्बन का 1 एलिमेंट रख दिए तो ये बन जाएगा CH2 जो कि स्टेबल नहीं होता है। तो इसीलिए अगर पूछेगा कि जो एल्कीन है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है तो वो होता है एथिलीन। अल्काइन जो होता है इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। तो इसका जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है एसिटिलीन यहाँ पे होगा C2H2। ओके, तो एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है मीथेन। यह दलदली स्थानों में पेड़ पौधे व कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न होता है। ये इसको मार्स गैस कहते हैं क्योंकि ये दलदली स्थानों पर प्रोड्यूस होता है। कोयले की खानों में विस्फोट होने का जो मेन कारण होता है वो मीथेन होता है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन फ्यूल। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही मात्रा में जो फ्यूल है वो पाए जाते हैं और वो किन किन फेजेस में पाए जाते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को जानेंगे कि जो हमारा कार्बन फ्यूल होता है, फ्यूल्स आर दोज मैटर विच प्रोड्यूस्ड हीट आफ्टर कंबंशन। ईंधन वे पदार्थ है जिनसे दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। मतलब इसको हम जब जलाते हैं तो इससे हमें हीट या तो ऊष्मा मिलती है। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 भागों में होता है। इसका क्लासिफिकेशन फर्स्ट है सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, कार्बनिक फ्यूल्स होते हैं, वो तीनों फेजेस में हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा गैस। तो सॉलिड में कौन कौन से फ्यूल्स आते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सॉलिड में आते हैं चारकोल, जो लकड़ी का कोयला होता है उसको हम चारकोल कहते हैं। गोबर के कंडे आते हैं, पत्थर का कोयला आता है। द्रव में आते हैं मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, अल्कोहल। और गैस में आते हैं गोबर गैस, वाटर गैस। वाटर गैस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2+CO। कोल गैस प्रोड्यूसर गैस होता है N2+CO। फिर उसके बाद इसमें 2 CNG और LPG। CNG होता है हमारा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस।
LPG, इसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम हिंदी में भी वही कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस। इसमें जो होता है, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन से ये मिलकर बना होता है, जिसमें कि जो ब्यूटेन का परसेंटेज होता है वो 60% होता है और जो प्रोपेन का जो परसेंटेज होता है वो 40% होता है। तो इसमें जो अधिकतम मात्रा होती है वो ब्यूटेन की होती है। अब जो भी इम्पोर्टेंट फ्यूल है, अब उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम जो है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मीन्स होता है चट्टान, ओलियम मीन्स होता है तेल। तो चट्टानों से जो तेलें प्राप्त की जाती है, जो हमारा ऑयल होता है जो हम चट्टानों से प्राप्त करते हैं, वो होता है पेट्रोलियम। मतलब चट्टानों से जो तेल हमें प्राप्त होता है। ओके, पेट्रोलियम को द्रवित सोना या लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से सोना महंगा होता है और ये हर जगह नहीं उपलब्ध होता है, उसी तरह से जो ये पेट्रोलियम होता है वो भी उपलब्ध नहीं होता है हर जगह। विश्व का सबसे पहला जो तेल कूप है वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में खोला गया था। 1867 ईस्वी में भारत का पहला तेल कुआं जो कि असम के मकक में खोला गया। जो हमारा पेट्रोलियम होता है, जो हमें प्राप्त होता है, उसको डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे, इसमें डिफरेंट हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं, डिफरेंट पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं जब हम उसके बॉइलिंग पॉइंट को चेंज करते हैं। जैसे हो गया पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसी तरह से बहुत से पेट्रोलियम हैं जो कि हमें क्या करना पड़ता है, केवल बॉइलिंग पॉइंट को चेंज करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, जिससे कि वो कन्वर्ट होते हैं। LPG का रिसाव पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन्स, जिसको हम कहते हैं C2H5SH, मिश्रित किया जाता है, जिसको हम कहते हैं एथिल मरकैप्टन। इसको क्यों मिश्रित किया जाता है? क्योंकि जो हमारा LPG होता है उसमें 2 गैसेस होती हैं, प्रोपेन होती हैं और ब्यूटेन होती हैं। और जो दोनों गैसेस होती हैं ये इनका स्मेल फ्री होते हैं, मतलब इनका कोई स्मेल नहीं होता है, गंधहीन गैसेस होती हैं। इस वजह से जो हमारा एथिल मरकैप्टन होता है वो गंधपूर्ण गैस होती है, उसमें गंध होती है, जिस वजह से अगर कहीं पे रिसाव होता है LPG का, हमें पता चल जाए कि उसका रिसाव हो रहा है, इस वजह से। अब नेक्स्ट हमारा फ्यूल है कोल, जिसको हम कहते हैं या तो कोक हो गया, कोयला हो गया। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है जैसे दबे हुए जो मृत पेड़ पौधे उच्च ताप एवं दाब के प्रभाव से क्या होता है कि ये कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए एक फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल इसीलिए होता है क्योंकि ये पेड़ पौधों से दबकर बहुत सालों के प्रोसेस के बाद इसका निर्माण होता है। यह एक जीवाश्म ईंधन होता है, फॉसिल फ्यूल होता है। और जो भारत में कोयले का भंडार है वो जैसे हो गया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कोयला होता है ये 4 प्रकारों में पाया जाता है हमारे पर्यावरण में। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और पीट। जो हमारा एंथ्रासाइट होता है वो सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 94 से 98% तक होता है। बिटुमिनस कोयला होता है, भारत में सबसे ज्यादा जो होता है वो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 78 to 86% होता है। देन उसके बाद है लिग्नाइट। लिग्नाइट में जो कार्बन का परसेंटेज है वो 28 to 30% है। सबसे जो निम्न स्तर वाला कोयला होता है वो होता है पीट, जिसमें कार्बन लेस देन 27% होता है। और भारत में बिटुमिनस कोयला जो होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ईंधन के लिए और उसी का प्रयोग किया जाता है। कार्बन के जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ा था जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स होते हैं, जैसे कि हमारा ग्रेफाइट हो गया था, फुलरीन हो गया था और डायमंड हो गया था। ये कार्बन के क्रिस्टलीय फॉर्म है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन की जो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म की मतलब जो इसमें जो एटम्स होते हैं उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है एटम्स का, वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। पहला है लकड़ी का कोयला, जिसको हम कहते हैं कास्ट चारकोल। लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इससे जो कोयला मिलता है वो होता है कास्ट चारकोल।
नेक्स्ट है हमारा जंतु चारकोल। जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से इसे बनाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट के साथ जो इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है दैट इज 12%। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में, जो गन्ने का रस होता है उसको कलरलेस करने के लिए जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा शुगर चारकोल, जिसको हम कहते हैं कैरामेल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा शुगर होता है, जैसे जो हमारा चीनी होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अम्ल की क्रिया के द्वारा इसको बनाया जाता है शुगर चारकोल को। जैसे ये हमारा चीनी होता है, इसको जब हम अम्ल के साथ, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ क्रिया करते हैं तो ये जो कार्बन प्राप्त होता है, इसमें कार्बन के 12 एटम्स होते हैं और उसके साथ ये वाटर देता है, वाटर रिलीज करता है। तो ये जो होता है यही हमारा शुगर चारकोल होता है। ये सबसे शुद्ध जो हमारा कार्बन का रूप होता है वो होता है शुगर चारकोल नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अगर क्वेश्चन आता है कि जो अक्रिस्टलीय रूप है कार्बन का, उसमें सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो वो शुगर चारकोल होता है, क्योंकि इसमें हमें कार्बन एकदम स्वतंत्र प्राप्त होता है। उसके बाद है लैंप ब्लैक, जिसको हम कालिक कहते हैं। मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर जो हमें काला काला कालिक प्राप्त होता है वही हमारा लैंप ब्लैक होता है, जिसमें कि जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 98 to 99% होता है। जैसे कि हम घर में भी अपने देखते हैं कि दिवाली के बाद, दिवाली की जो रात होती है उसमें भी जो घर की औरतें होती हैं वो दिए को जलाकर और उसमेमें जो ऑक्सीजन कहीं से न जाए हल्का सा उसको ढक देती हैं, मतलब ऑक्सीजन की सीमित मात्रा हो कि जिससे केवल वो दिया जल सके। तो उसमें दूसरे दिन जो उस पे रखा रहता है, जो भी ढकना या तो जो भी, उसमें ब्लैक कलर पूरा हो जाता है, काला काला हो जाता है। तो वही हमारा लैंप ब्लैक होता है, जो कि यूज किया जाता है प्रिंटर की स्याही के लिए, जूते की पॉलिश तथा रबर टायर आदि बनाने में उसको यूज किया जाता है। अब कुछ हमारे कार्बनिक कंपाउंड से इसका यूज क्या होता है। मेथेन का यूज होता है प्रिंटर की स्याही के निर्माण में, इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं। देन एथिलीन, एथिलीन को हम मस्टर्ड गैस कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इसका यूज किया गया था, इसीलिए हम इसको युद्ध गैस भी कहते हैं। फलों को पकाने में यूज किया जाता है एथिलीन का। नेक्स्ट है हमारा एसिटिलीन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H2। इसको वेल्डिंग करने में यूज किया जाता है और कृत्रिम रबर के संश्लेषण में, जो हमारा सिंथेटिक रबर होता है उसको जब हम सिंथेसाइज करते हैं तो उसमें हम एसिटिलीन का यूज करते हैं। जो हमारा आइसोप्रीन का निर्माण होता है वो एसिटिलीन से ही होता है। फिर आइसोप्रीन से हम पॉलीप्रीन बनाते हैं जिससे हमारे रबर का निर्माण होता है। ये जितनी भी हमारे पॉइंट्स थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, उसको आज हम सब कवर कर चुके हैं।